महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है ना? एक संत की, अहिंसा के पुजारी की। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम ऐतिहासिक स्रोतों की रोशनी में इस तस्वीर के पीछे छिपे एक बहुत ही शातिर राजनीतिक दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम गांधी का नाम लेते हैं तो मन में क्या आता है? शायद यही तस्वीर, शांति और अहिंसा का प्रतीक, एक संत पुरुष। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का ये सिर्फ एक पहलू है। क्योंकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। असल में वो एक बहुत ही कुशल, एक बहुत ही चतुर राजनीतिक रणनीतिकार भी थे। तो चलिए आज इसी जटिल शख्सियत की कुछ परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं गांधी के एक ऐसे रूप से जो अक्सर चर्चा में नहीं आता। एक आदर्शवादी संत नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल रियलिस्ट। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है हिंदू मुस्लिम एकता पर उनके नजरिए में। देखिए, जब वो एकता की बात करते थे तो वो सिर्फ कोई भावनात्मक अपील नहीं होती थी। नहीं, उसके पीछे एक सोची समझी कूटनीति थी। जैसे उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण की तो बात की, लेकिन एक अलग इलेक्टोरेट सिस्टम यानी एक अलग निर्वाचक मंडल का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। ये एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत ही जरूरी पॉलिटिकल स्टैंड था। और उनका ये स्टैंड कितना सोचा समझा था, ये जानना काफी दिलचस्प है। उन्होंने साफ तौर पर अलग निर्वाचक मंडलों का विरोध किया। पंजाब और बंगाल में कानूनी बहुमत की जो मांगे थी, उन्हें भी उन्होंने सही नहीं माना। उनका मानना था कि ये जो काउंसिल्स हैं, इनको जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और इससे देश जुड़ने की जगह बट रहा है। और ये बात उनके खुद के शब्दों से बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा सुनिए, उन्होंने कहा था, दुर्भाग्य से शांतिपूर्ण माहौल बनने से पहले हमें कुछ और लड़ना होगा। जब हर पक्ष दूसरे को नीचा दिखाने की उम्मीद करता है तो शांति असंभव है। अब ये बातें किसी भोले भाले आदर्शवादी की नहीं हैं। ये शब्द एक ऐसे रियलिस्ट के हैं जो जमीन की हकीकत को बखूबी समझता है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे गांधी ने पर्दे के पीछे रहकर एक पॉलिटिकल पावर ब्रोकर की भूमिका निभाई, और ये सबसे ज्यादा दिखा एक बटी हुई कांग्रेस को एक करने में। ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता था कि वो कांग्रेस की रोजमर्रा की सियासत से दूर है, लेकिन असलियत ये थी कि हर बड़ा फैसला, हर बड़ी स्ट्रैटेजी, उसकी कमान उन्हीं के हाथ में थी। वो एक ऐसे एडवाइजर थे जो बैकग्राउंड में रहकर पूरी पार्टी का रुख तय कर रहे थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग गुट थे, जैसे स्वराज पार्टी, उन्हें कैसे संभाला? उनकी स्ट्रैटेजी किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं थी। 4 चालों का एक खेल। पहली चाल, जब सरकार ने स्वराजवादियों पर हमला किया तो गांधी ने सबके सामने उनका बचाव किया। दूसरी चाल, उन्हें अपनी पूरी बिना शर्त मदद का भरोसा दिया। तीसरी चाल, पूरी की पूरी कांग्रेस मशीनरी को उनके पीछे लगा दिया। और चौथी और आखिरी चाल, स्वराज पार्टी को ही कांग्रेस का हिस्सा बना लिया। बस एक ही झटके में सारा विरोध खत्म और पार्टी फिर से एक। वाकई एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। और उनकी ये स्ट्रैटेजिक सोच सिर्फ पार्टी के अंदर तक ही सीमित नहीं थी। देखिए 1928 का ये किस्सा, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात थी, पूरी आज़ादी की नहीं। जाहिर है इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन गांधी ने इस बहस को एक मौके की तरह देखा। 26 दिसंबर 1928 को उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जाए, सिर्फ 1 साल का वक्त। 31 दिसंबर 1929 तक हमारी शर्तें मान लो, वरना एक नया देशव्यापी असहयोग आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहो। सोचिए, उन्होंने एक मामूली सी रिपोर्ट को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़े राजनीतिक दांव में बदल दिया। अब आते हैं कहानी के सबसे, कह सकते हैं सबसे नाटकीय मोड़ पर। ये एक यंग थी, लेकिन हथियारों की नहीं बल्कि विचारधाराओं की। एक तरफ थे गांधी और उनकी अहिंसा, और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी और उनका सशस्त्र संघर्ष। यहां आजादी के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते आमने सामने थे। एक तरफ गांधी का तरीका, प्रशासन का बहिष्कार करो, शांति से विरोध करो, असहयोग करो, और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का रास्ता, अधिकारियों पर हिंसा करो, जरूरत पड़े तो आतंकवाद और हत्या का सहारा लो और एक सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करो। ये 2 ऐसी दुनियाएं थीं जो कभी मिल नहीं सकती थी। और गांधी इन क्रांतिकारियों के तरीकों से कितनी नफरत करते थे, इसका अंदाजा एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से लगता है। कहा जाता है कि उनके लिए आतंकवादी हरिजनों से भी बदतर थे और उन्होंने उनके प्रति मुझे मत छुओ की नीति अपनाई।
ये शब्द दिखाते हैं कि अहिंसा को लेकर उनकी सोच कितनी अडिग थी, शायद कुछ लोगों के लिए कट्टर भी। और अपने सिद्धांतों को लेकर वो कितने पक्के थे? इसका जवाब है ये नंबर 1। जी हां, सिर्फ एक दूर दराज के गांव में हुई एक हिंसक घटना, और गांधी ने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को एक झटके में वापस ले लिया। आप सोच सकते हैं कि इस फैसले से क्रांतिकारियों को कितना बड़ा झटका लगा होगा। उन्हें लगा कि एक गांव की गलती की सजा पूरे देश को दी गई। लेकिन यहां कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या ये जो लकीर थी अहिंसा और हिंसा के बीच, क्या ये वाकई उतनी ही साफ थी जितनी दिखती है? क्योंकि असलियत हमेशा की तरह कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। सच तो ये है कि हिंसा करने वाले कई लोग खुद कांग्रेस के ही सदस्य थे, और तो और कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जो चुपचाप इन क्रांतिकारियों को सपोर्ट करता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, ऐसा भी माना जाता है कि खुद गांधी ने राम विनोद सिंह जैसे व्यक्ति को पैसे दिए थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसे गांधी पसंद तो करते थे और जो असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुआ, लेकिन जिसके तरीके हमेशा 100% गांधीवादी नहीं थे। बस इसी एक तथ्य से वो साफ सुथरी लकीर अचानक धुंधली पड़ जाती है। तो ये सारी बातें हमें एक ऐसे संघर्ष पर लाकर खड़ा कर देती हैं जो कभी पूरी तरह सुलझा ही नहीं। एक ऐसा संघर्ष जो भारत की आज़ादी की कहानी के बिल्कुल दिल में बसा है। दिलचस्प बात यह है कि गांधी खुद भी अपनी फिलॉसफी की सीमाओं को समझते थे। उन्होंने खुद एक बार माना था, अहिंसा ने अभी तक पर्याप्त जमीन नहीं बनाई है। ये शब्द दिखाते हैं कि वो जमीनी हकीकत से वाकिफ थे। वो जानते थे कि क्रांतिकारियों की सोच का असर कितना गहरा है। और जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, तो उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी मूल विचारधारा पर लगा दिया, अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता। एक तरह से ये उन चुनौतियों का जवाब था जो क्रांतिकारी आंदोलन उनके सामने पेश कर रहे थे। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। कोई भी देश अपनी आज़ादी का रास्ता आखिर चुनता कैसे है? क्या वो रास्ता शांति और अहिंसा से होकर गुजरता है, या फिर सशस्त्र क्रांति से, या फिर सच्चाई इन दोनों के एक बहुत ही उलझे हुए और कभी-कभी एक दूसरे के बिल्कुल उलट मिश्रण में छिपी है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी तलाश रहा है।